वैसे तो गोरखपुर हमेशा से वीरों की धरती रही है, आध्यात्म और पुरुषार्थ की धरती रही है। गोरखपुर बाबा गोरखनाथ की पवित्र धरती रही है। गोरखपुर रोहिणी, राप्ती और त्रिवेणी का संगम की धरती रही है। गोरखपुर भगवान बुद्ध की धरती रही है। गोरखपुर सिपनलाल सक्सेना की धरती रही है, जिन्होंने जब भी आजादी के समय दिल्ली से हुकार होती थी तो गोरखपुर के सिपनलाल सक्सेना और दूसरे हमारे सपूत उसकी नेतृत्व किया करते थे। गोरखपुर की धरती संत कबीर की धरती रही है और गोरखपुर की धरती फिराक गोरखपुरी की रही है, मुंशी प्रेमचंद की रही है और न जाने कितने वीर सपूतों को गोरखपुर ने जन्म दिया है। गोरखपुर हमारे पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश का हमेशा से एक शान रहा है, क्योंकि गोरखनाथ की नगरी कहीं न कहीं बहुत पवित्र और बहुत प्रभावशाली धरती रही है। लेकिन इसके बावजूद 1970 और 1980 का वो दशक था जब गोरखपुर इन वीरों के लिए नहीं पहचाना गया बल्कि कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए पहचाना गया जिन्होंने खून की होलियां खेली, जिनके खून और गोली की तड़तड़ाहट BBC लंदन तक सुनाई देने लगी, जिन लोगों की वजह से गोरखपुर का नाम माफियाओं की लिस्ट में पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आ गया और गोरखपुर के लोगों को उस दशक में दिल्ली में, मुंबई में आसानी से किराए पर घर भी नहीं मिलता था। और वो माफिया जो है वो माफिया गोरखपुर की एक सबसे बड़ी पहचान 1970 और 1980 में बने थे। और उन माफियाओं की शुरुआत कैसे हुई, जातीय संघर्ष कैसे चालू हुआ, वर्चस्व की लड़ाई कैसे गोरखपुर में पहुंची और ये कैसे हिंदुस्तान के कोने कोने तक में पहुंचा, आइए बताते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आजादी के दौरान 1940 और 1950 का वो दशक था जब सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के महाप्रबंधक ने सोचा था कि गोरखपुर में भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो मिशनरी बेस पे ना हो, जो सामान्य लोगों के हिसाब से हो। उस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जब उन्होंने कोशिश किया तो उस दौरान खुद उनका ही मैनेजमेंट इस बात का विरोध कर दिया, जिसके बाद उनका वो प्रस्ताव रुक गया। लेकिन जब ये बात यूनिवर्सिटी की बात, शिक्षा में अलग जगाने की बात उस टाइम जब गोरखनाथ मंदिर में पहुंची तो उसके तत्कालीन पीठाधीश्वर पूज्य दिग्विजय नाथ जी ने निर्णय लिया कि हम इसमें आगे आएंगे। सुरेंद्र सिंह मजीठिया जो उस टाइम के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने निर्णय लिया कि हम आगे आएंगे। उस टाइम के तत्कालीन जिलाधिकारी SM त्रिपाठी जी ने निर्णय लिया इस नेक काम में हम आगे आएंगे। और इन तीनों लोगों के नेतृत्व में ये तय हुआ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय बनेगा और बहुत जबरदस्त तरीके से बनेगा। और इसको 1957 में इसकी नींव रख दी गई और 1960 से पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी चालू भी हो गई। लेकिन जब रिक्रूटमेंट की बात आई, स्टाफ रखने की बात आई, तो कहीं न कहीं हमारे गोरखनाथ मंदिर दिग्विजय नाथ जी का उनका झुकाव कहीं न कहीं ठाकुरों के प्रति गया और SM त्रिपाठी जी का झुकाव कहीं न कहीं पंडित लोगों पे गया कि ये चाहते थे कि पंडितों की भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो और हमारे महंत जी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा ठाकुरों की भर्ती हो। यहाँ से शुरू होती है जातीय गुटबाजी की लड़ाई, क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं हमारे महंत दिग्विजय नाथ जी भारी पड़ते हैं और SM त्रिपाठी जी जिलाधिकारी होने के बावजूद भारी नहीं पड़ते हैं। और इनको फिर तलाश होने लगी कुछ ऐसे पंडितों की जो लोग जो है पंडित की राजनीति करें और पंडित लोगों को संरक्षण देना चाहें छात्र राजनीति में। उसमें अचानक एक दिन SM त्रिपाठी का चेहरा एक ऐसे चेहरे पे जाके रुकता है जो बड़हलगंज क्षेत्र का नौजवान था, जिसे राजनीति की चाहत थी और वो कहीं न कहीं आगे बढ़ना चाहता था राजनीति में। और उसमें वो सारे गुण दिखे छात्र नेताओं के जो SM त्रिपाठी को तलाश थी। और SM त्रिपाठी ने उस नौजवान को बढ़ावा दिया और वो नौजवान की वर्चस्व छात्र राजनीति में बनी। और उस व्यक्ति का, उस लड़के का, उस नौजवान का नाम था हरिशंकर तिवारी, जो आगे चल करके पंडित हरिशंकर तिवारी के नाम से फेमस होते हैं।
कई बार विधायक, कई बार कैबिनेट मंत्री, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिनका जलवा गूंजने लगा, हिंदुस्तान के बाहर जिनका नाम गूंजने लगा, तो एक बहुत बड़े माफिया के तौर पे, एक बहुत बड़े ब्राह्मण शिरोमणि के तौर पे इन्होंने गोरखपुर में धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करना शुरू किया। तो कहीं न कहीं ऐसा त्रिपाठी की खोज थे हरिशंकर तिवारी। और दूसरी तरफ ठाकुर लाभी से बलवंत सिंह छात्र राजनीति में आते हैं, रविंद्र सिंह छात्र राजनीति में आते हैं, और इनका सीधा मुकाबला हरिशंकर तिवारी के साथ आता है। और इस मुकाबले में कहीं न कहीं हरिशंकर तिवारी कई बार भारी पड़ते हैं, कभी बलवंत सिंह भारी पड़ते हैं, लेकिन फाइनली बलवंत सिंह के बारे में खबर आती है एक दिन कि बलवंत सिंह की हत्या कर दी गई है, और इस हत्या का आरोप सीधे हरिशंकर तिवारी पे आता है, और लोगों का कहना था कि हरिशंकर तिवारी ने ही करवाया है हत्या। और बलवंत सिंह की ये सनसनीखेज हत्या पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में और दिल्ली तक गूंज बनती है, और बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियां बनती है। और कहीं न कहीं बलवंत सिंह के लिए लोगों का जो प्यार था वो सड़कों पे उमड़ पड़ता है। जन आंदोलन की तरह उनकी शव यात्रा में हजारों हजार लोग शामिल होते हैं। और उधर रविंद्र सिंह बलवंत सिंह के बाद एक मजबूत छात्र नेता के रूप में सामने आते हैं। और लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है, एक और व्यक्ति की एंट्री होती है जो बस्ती जिले का रहने वाला है, जो वहां के नेता रामकिंकर सिंह के साथ, उस टाइम तत्कालीन बड़े नेता थे रामकिंकर सिंह, उनके साथ वो नौजवान रहा करता था। और उस नौजवान की भी इच्छा थी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की राजनीति की जाए और ठाकुरों की राजनीति की जाए। तो वो बलवंत सिंह और रविंद्र सिंह के संपर्क में होने से बराबर गोरखपुर आया जाया करते थे। जैसे उनको बलवंत सिंह की हत्या की जानकारी होती है, वो गोरखपुर आते हैं और हजारों लोगों को जुटा करके कैंट थाने का घेराव करते हैं और हरिशंकर तिवारी के खिलाफ मुकदमा लिखवाने में कामयाब हो जाते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र प्रताप शाही के नाम से जाने जाते हैं। वीरेंद्र प्रताप शाही हरिशंकर तिवारी के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलते हैं, और इस मोर्चे का अंजाम यह होता है कि दोनों तरफ से खून खराबा चालू हो जाता है, एक दूसरे के लोगों की मारने की होड़ लग जाती है। और इसमें कहीं न कहीं हरिशंकर तिवारी कभी भारी पड़ते हैं तो कभी वीरेंद्र प्रताप शाही भारी पड़ते हैं, क्योंकि तत्काल में जो है हरिशंकर तिवारी जी के ऊपर फिर आरोप लगता है कि वीरेंद्र शाही के एक नजदीकी व्यक्ति को उन्होंने जो है मरवा दिया, जिसका नाम था बेचई सिंह। बेचई सिंह की हत्या से बहुत तिलमिलाए वीरेंद्र प्रताप शाही जी, और उन्होंने तत्काल हरिशंकर तिवारी जी के 3-4 लोगों को मरवा दिया। और उसके बाद फिर हरिशंकर तिवारी जी ने वीरेंद्र प्रताप शाही के कुछ खास लोगों को मरवाया, और उसी दौरान वीरेंद्र प्रताप शाही ने रंगनाथ पांडे की हत्या कर दी, जो हरिशंकर तिवारी के आदमी बताए जाते थे और एक मजबूत छात्र नेता थे रविंद्र सिंह के खिलाफ। और इधर रविंद्र सिंह, क्योंकि ये 70 का दशक था जब पूरे देश में जेपी आंदोलन की गूंज थी, तो उस टाइम गोरखपुर में गोलियों की कड़कड़ाहट की गूंज थी, गोलियों की आवाज की गूंज। जैसा मैंने बताया, बीबीसी लंदन से लेकर के सारे अखबारों की सुर्खियां बनती थी। और उधर जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद का अलग पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ फैला दिया था। और जैसे ही आपातकाल हटता है 1977 में रविंद्र सिंह को टिकट दे दिया जाता है खौड़ीराम से, और रविंद्र सिंह विधायक बन के विधानसभा पहुंच जाते हैं। क्योंकि रविंद्र सिंह बहुत होनहार नेता थे, बहुत होनहार नेता थे, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी उस दौरान छात्र संघ का चुनाव जीतते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय का भी छात्र संघ का चुनाव उस दौरान जीतते हैं। और गोरखपुर में कहीं न कहीं रविंद्र सिंह का भविष्य राजनीति में बहुत उज्जवल दिखाई देने लगा, और वीरेंद्र प्रताप शाही उनको अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे, और वीरेंद्र प्रताप शाही हमेशा उनको फॉलो करते थे। लेकिन इस खूनी संघर्ष में जो हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच में खूनी संघर्ष चालू हुआ, उसमें न जाने कितने लोग दोनों तरफ से मारे जाने लगे। मतलब इन खून खराबों में लाशों की गिनती करना भारी हो गया था, शासन प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन हरिशंकर तिवारी हमेशा दिमाग से काम लेते थे और वीरेंद्र प्रताप शाही गुस्से से काम लेते थे। दोनों लोगों में यह फर्क था। और वीरेंद्र प्रताप शाही के पीछे जब पुलिस पड़ी तो वीरेंद्र प्रताप शाही सीधे रविंद्र सिंह के आवास पे जाते हैं और शरण मांगते हैं कि मुझे छुपाओ कहीं। उस टाइम रविंद्र सिंह का रवैया थोड़ा बदला हुआ था। उन्होंने कहा, अरे तुम हमारे घर आ गए, हमारे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दोगे? तो वीरेंद्र प्रताप शाही ने सीधे पिस्टल निकाला और लगा दिया कनपट्टी पे रविंद्र सिंह के। बोला, तुम अब माननीय विधायक हो गए और हम माननीय क्रिमिनल बन गए, हम क्रिमिनल हैं।
तो रविंद्र सिंह ने उस हालात को समझते हुए बहुत सावधानी से काम लिया और वीरेंद्र प्रताप शाही को कहीं हटाने में, भगवाने में संरक्षण दिया और इस तरीके से वो दुश्मनी होते होते उनकी बची। लेकिन रविंद्र सिंह तब तक हरशंकर तिवारी के लिए भी किरकिरी बन चुके थे, पंडित लावी के लिए किरकिरी बन चुके थे, क्योंकि दोनों लावियां एक दूसरे के खून की प्यासे थी। और उस दौरान रविंद्र सिंह की हत्या दिन दहाड़े गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे हो जाती है और ये हत्या कोई मामूली हत्या नहीं होती है। इस हत्या के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विधानसभा, लोकसभा, चारों तरफ रविंद्र सिंह की गूंज होती है और रविंद्र सिंह की हत्या का निंदा भी होता है। और रविंद्र सिंह की हत्या के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे कि अब ये गुटवाद पंडित और ठाकुरों की बहुत भयंकर चलने वाली है, तिवारी और शाही के बीच में। एक तरफ का पावर उसके बाद हाथा कंट्रोल करने लगा, जहां माननीय पंडित हरशंकर तिवारी जी बैठा करते थे और जो पंडित का संरक्षण दिया करते थे, और एक तरफ शक्ति सदन में पावर कंट्रोल होने लगा जिसे वीरेंद्र प्रताप शाही जी बैठा करते थे और वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों का संरक्षण करने का काम करते थे। और उधर तीसरे हमारे मंदिर, हमारे मठ की भी एंट्री होती है बाबा वैद्यनाथ के संरक्षण में। वो जो है हिंदू धर्म के पक्के रक्षक बन के सामने आते हैं और कहीं न कहीं ठाकुर से तो लगाव था ही, वीरेंद्र प्रताप शाही के प्रति उनका तो झुकाव था ही। तो कहीं न कहीं गोरखपुर में 3 पावर सेंटर होता है, एक गोरखनाथ मंदिर, एक हरशंकर तिवारी का हाथा और एक वीरेंद्र प्रताप शाही का शक्ति सदन। और इस दौरान 70 के दशक के बाद ये खून खराबे चलते रहे। 1977 में विधायक भी बन गए, 1978 में उसके बाद जो है अचानक रविंद्र सिंह की जब हत्या करा दी जाती है तो वहां से वीरेंद्र प्रताप शाही फिर तिलमिलाते हैं और बड़े माफिया के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। और अब ये खूनी संघर्ष सिर्फ बदले में नहीं रह जाता है, यह रेलवे के ठेकों में आ जाता है, ये पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारी में आ जाता है और कहीं न कहीं खनन और बालू के माफियाओं में भी इन लोगों का वर्चस्व बढ़ जाता है। और जितने दूसरे गैंगस्टर और माफिया थे वो इनकी सलामी और हुजूरी करने लगे और ये सभी व्यापारों पे, ठेकों पे इनका पकड़ दोनों का बहुत मजबूती से बनने लगा। और उसके बाद जब पैसे का दिक्कत खत्म हो गया, जब वर्चस्व इन दोनों लोगों के बीच में आ गया, तो कहीं न कहीं अब पुलिस के निशाने में ना आ जाए, कहीं न कहीं ये लोग मार न दिए जाए, क्योंकि अब वीर बहादुर सिंह का दौर आया था। वीर बहादुर सिंह जी ने जो है शुरू में वीरेंद्र प्रताप शाही को संरक्षण दिया था, जब कमलापति त्रिपाठी ने हरशंकर तिवारी को संरक्षण दिया था। तो लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही जी को और हरशंकर तिवारी जी को वीर बहादुर सिंह ज्यादा दिन झेलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। और ये भी एक ऐतिहासिक घटना था वीर बहादुर सिंह के द्वारा, और वीर बहादुर सिंह गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास में जुड़ गए। लेकिन ये दोनों माफिया बैठे नहीं जेलों में। 1981 का वो चुनाव जो महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर विधानसभा का होने वाला था, वीरेंद्र प्रताप शाही ने निर्णय लिया कि अब वो खुद माननीय बनेंगे, खुद राजनेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, ताकि उनके ऊपर से ये माफिया का दायर हटाया जा सके। इधर हरशंकर तिवारी ने भी प्रयास चालू कर दिए और 1981 में इनका चुनाव चिन्ह मिला लक्ष्मीपुर विधानसभा से शेर। तो ओरिजिनल शेर लेकर के घुमाने लग गए लक्ष्मीपुर विधानसभा में। और उस दौरान इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हरशंकर तिवारी कोई चेहरा देख रहे थे, और वो चेहरा जिसको हरशंकर तिवारी जी ने छात्र राजनीति में लेके आए थे और छात्र राजनीति में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने लगी थी उस छात्र को, उसी छात्र को उन्होंने जो है लक्ष्मीपुर विधानसभा में वीरेंद्र प्रताप शाही के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा, जिनका नाम था अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी बहुत नाम कमाए, बहुत बड़े माफिया के तौर पे, बहुत बड़े नेता के तौर पे, कई बार मंत्री और विधायक बने। वो अमरमणि त्रिपाठी वीरेंद्र प्रताप शाही जी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए और बुरी तरह हार के चले आए। उस टाइम वीरेंद्र प्रताप शाही बहुमत से चुनाव जीते। दूसरी बार 1985 में फिर चुनाव आया, फिर वीरेंद्र प्रताप शाही माननीय विधायक बन के गए, फिर चुनाव जीते बहुमत के साथ। इधर हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा को चुनते हैं आगे की राजनीति के लिए, आगे के चुनाव के लिए। लेकिन उनके लिए रास्ता कठिन था, आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम चतुर्वेदी जी थे, भृगु चतुर्वेदी जी थे, जो 3 बार के विधायक थे
उनके आगे हरशंकर तिवारी जी का गाल दाल गले इतना आसान नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं भृगु चतुर्वेदी जी कांग्रेस से चुनाव जीते थे और वो फिर हरशंकर तिवारी से धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी, क्योंकि ब्राह्मण का एक होना बहुत जरूरी था। और उस दौरान ब्राह्मण के नाते, ब्राह्मण राजनीति की वजह से फिर बाद में भृगु जी ने इनको कांग्रेस से तो टिकट नहीं दिलवा पाए, लेकिन हरशंकर तिवारी को टिकट मिला लोक दल से, चौधरी चरण सिंह की पार्टी से। और भृगु जी ने पूरी तरह से मदद करके हरशंकर तिवारी को माननीय पंडित हरशंकर तिवारी बनाया और विधायक बना के भेज दिया। और इस तरीके से पंडित हरशंकर तिवारी भी विधानसभा चले गए। और उसके बाद 1985 के बाद फिर जब आगे का चुनाव होता है तो उसमें वीरेंद्र प्रताप शाही हार जाते हैं। 1991 का चुनाव लोकसभा का होता है, जिसमें कमल के फूल के निशान पे पंकज चौधरी जी भारी मतों से चुनाव जीत जाते हैं। फिर एक बार वीरेंद्र प्रताप शाही हार जाते हैं चुनाव, और वीरेंद्र प्रताप शाही लगातार चुनाव हारना, राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ते जा रहे थे। इधर हरशंकर तिवारी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 बार विधायक बने चिल्लूपार से। और हर सरकार में, चाहे जो भी सरकार बने, चाहे वो एक दिन की जगदम्बिका पाल की सरकार क्यों न हो, हर सरकार में उन्होंने कैबिनेट मंत्री का शपथ ग्रहण किया और इस तरीके से हाथे का वर्चस्व बढ़ने लगा। लेकिन कहीं न कहीं वीरेंद्र शाही भी कमजोर नहीं थे। और वीरेंद्र शाही जी जब शक्ति सदन से निकलते थे तो पेट्रोल पंप था गोलघर में, जो उनके मित्र यति कुमार वर्मा का था, वहीं बैठा करते थे। क्योंकि मैं उनसे बहुत बार मिला, क्योंकि उस दौरान जब छात्र संघ का चुनाव होता था तो या तो वो हाथे का आदमी होना चाहिए या तो वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी होना चाहिए, तभी वो चुनाव में पर्चा दाखिला कर पाता था, तभी वो चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण ले पाता था। तो उस दौरान मेरे मन में भी, मैं भी चाहता था कि मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतूं। महाराजगंज जिले का एक ही सबसे बड़ा महाविद्यालय था जो पीजी कॉलेज के नाम से, जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज के नाम से फेमस था, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा बीएड के भी बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते थे, यानी पूरे जिले का सबसे बड़ा कॉलेज। लेकिन चुनावी राजनीति में, छात्र की राजनीति में वहां भी सिर्फ माफियाओं का दबदबा था, या तो शाही का आदमी या तो तिवारी जी का आदमी, यही 2 चुनाव लड़ते थे। तो मुझे भी उसी समीकरण में जाना था, तो मैंने वीरेंद्र प्रताप शाही जी से मुलाकात की और उनका संरक्षण मुझे प्राप्त हुआ चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मेरे खिलाफ उस टाइम वहां का महाराजगंज का सबसे दबंग व्यक्ति जो हाथे से जुड़े हुए थे, जो अब हमारे अच्छे खासे मित्र हैं, वो उस टाइम उनकी दबंग गई और उनकी गुंडागर्दी की तूती बोलती थी। सारे लोग उनसे परेशान थे और हाथे में बैठे बैठे और तमाम तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी के बाद भी वो चुनाव जाके लड़ते थे, लेकिन वो हारते थे, चुनाव जीते नहीं थे वो। जब मैं चुनाव के खिलाफ लड़ा तो मुझे उन्होंने कई तरह से दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय हमारे साथ और लोगों का सपोर्ट मिला और शाही जी के संरक्षण में था मैं, तो कहीं न कहीं मैं किसी तरह से अपने तमाम छात्र नेता मित्रों की वजह से मैं सकुशल उस चुनाव को जीता। और उसके बाद मैंने गोरखपुर की तरफ मूव किया, तो देखता था कि शाही जी हमेशा पेट्रोल पंप पे बैठे रहते थे और वहां से बड़े हीरो वाला ख्याल आता था, बड़ा हंसमुख स्वभाव के आदमी थे। वो उस टाइम फिल्में भी बनाए थे, जिसे वो रिलीज कर पाए नहीं कर पाए उसकी मुझे पूरी ठीक से याद नहीं है। लेकिन वहां से फिर हम उसके बाद गोरखपुर की राजनीति में जब आते हैं तो गोरखपुर में हरशंकर तिवारी का बोलबाला था जो वहाँ की छात्र राजनीति में। तो उस दौरान हमारे एक युवा नेता थे दिनेश चंद्र त्रिपाठी, जो छात्र राजनीति में पहली बार में छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, जिनसे हमारी बड़ी दोस्ती हुई और उस दौरान उनके सभी आंदोलनों में मैं उनके साथ जुड़ा रहा। और पत्रकारिता पृष्ठभूमि में होने की वजह से मेरा बहुत जल्दी गोरखपुर में सबके साथ ताल्लुकात जुड़ गया। और लेकिन अब आगे चलते हैं फिर कि क्या होता है, कैसे अब वीरेंद्र शाही आगे जाके मार दिए जाते हैं, कैसे हरशंकर तिवारी दहशत में आते हैं, क्योंकि कहानी वही रुकती नहीं है। जब 1991 के बाद क्या होता है कि अचानक जो है इन दोनों लोगों के बीच एक तीसरा घटना होता है। बड़हलगंज के पास सबसे पहले तो इन डॉक्टर की हत्या होती है बड़हलगंज में, जिससे फिर एक बार वीरेंद्र प्रताप शाही तिलमिला जाते हैं और फिर वो उसके बदले में अंजाम देते हैं। और उसके बाद दूसरा मानखोर का एक नौजवान एक व्यक्ति की इसलिए हत्या कर देता है, राकेश तिवारी नामक व्यक्ति की हत्या कर देता है, क्योंकि उस नौजवान के बहन को राकेश तिवारी ने छेड़ा था। और जब वो व्यक्ति हत्या कर देता है राकेश तिवारी की, तो तत्काल उसके सगे संबंधी सब लोग उसको हरशंकर तिवारी के पास लेके जाते हैं
और कहते हैं इनको संरक्षण दीजिए, बचा लीजिए, क्योंकि इस बच्चे से किसी की हत्या हो गई है। तो हरशंकर तिवारी जी सारी घटनाओं को समझने के बाद उस नौजवान को बैंकॉक भेज देते हैं कि जाओ वहीं रहना, अब वापस जल्दी मत आना। और ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि था श्री प्रकाश शुक्ला, जो उसके बाद बड़ा दुर्दांत, बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक माफिया बना, जिसके नाम से बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर भी हिल जाते थे। वो श्री प्रकाश शुक्ला को उन्होंने बैंकॉक भेजा था एक हत्या के बाद, और उसके बाद वो बैंकॉक में टिकता नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला वापस आ जाता है और आने के बाद वो फिर से पृष्ठभूमि तलाश करता है कि अब मुझे भी माफिया बनना है, उत्तर प्रदेश में नाम करना है, भारत में नाम करना है। लेकिन उसकी दाल हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच में, यानी हाथा और शक्ति सदन के बीच में कहीं गलती हुई दिखाई नहीं दी। तो श्री प्रकाश शुक्ला क्या करता है, सीधे सूरजभान जी को बिहार में कांटेक्ट करता है और उनके साथ उनके संरक्षण में छोटे छोटे और बड़े अपराधों को अंजाम देने लगता है। रेलवे के ठेके में, दुनिया भर के और ठेके में वो सूरजभान की मदद से दखलंदाजी करने लगता है और वो सपना देखने लगता है कि बिहार में सूरजभान जी का राज होगा, उत्तर प्रदेश में हमारा राज होगा। इस तरह से श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर में कहीं न कहीं अब इन दोनों लोगों के बीच में उनके सर पे, बिहार के सर पे दखल देने लगा। और उसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री की हत्या कर देता है ब्रज बिहारी जी की, जो उस टाइम बिहार के कद्दावर नेता थे। उसके बाद एक बहुत बड़ी सनसनी मचती है श्री प्रकाश शुक्ला की, दहशत खड़ा हो जाता है। चारों तरफ लोग इसको हफ्ता वसूली देने लगते हैं, किडनैपिंग, अपहरण और तरह तरह के एक्सटॉर्शन मनी और तरह तरह के अवैध धंधे में श्री प्रकाश शुक्ला का पूरा बिजनेस फलने फूलने लगता है। और वो अब क्या करता है, अचानक उसका वीरेंद्र शाही से, हरशंकर तिवारी से तब तक सीधे सीधे कोई लफड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। लेकिन एक दिन श्री प्रकाश शुक्ला के मित्र गोधन सिंह के बेटे की हत्या हो जाती है और ये आरोप सीधे सीधे वीरेंद्र प्रताप शाही पे लगता है। वीरेंद्र प्रताप शाही पे आरोप लगने के बाद जब पता चलता है श्री प्रकाश शुक्ला को कि ये वीरेंद्र प्रताप शाही ने हत्या कराई है, तो वो आग से बबूला हो जाता है, तिलमिला जाता है और बदले की भावना में वो बिल्कुल क्रोधित हो जाता है और सोचता है कि जब मौका मिलेगा मैं वीरेंद्र प्रताप शाही को उड़ा डालूंगा। और लखनऊ में एक दिन उसे मौका मिलता है और वीरेंद्र प्रताप शाही के शरीर में कम से कम 150 गोलियां घुसा देता है, क्योंकि ये वो उस समय की घटना है जब वीरेंद्र प्रताप शाही किसी अपने महिला मित्र से मिलने गए थे, अकेले गए थे, गाड़ी में कोई भी और नहीं था। जैसे वो निकलते हैं वहां से, वैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला गोलियों की तड़तड़ाहट से उनको भून देता है और मौके पे ही उनकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या, जो 2 बार के विधायक और इतने बड़े माफिया थे, पूरे देश में गूंज मचती है। फिर एक बार बड़े बड़े न्यूज चैनलों की सुर्खियां बनती है, लोकसभा और विधानसभा में आवाज जाती है, क्योंकि वीरेंद्र प्रताप शाही कोई मामूली व्यक्ति नहीं रह गए थे। मेरे सामने की घटना है कि जब मैं उनके शक्ति सदन में एक दिन गया था तो देखा था कि चंद्रशेखर जी को फोन पे बात कर रहे थे और चंद्रशेखर जी ने उनसे कहा कि तुम दिल्ली चले आओ। तो सोचिए कि जब चंद्रशेखर जी जैसे लोगों से सीधा उनका संपर्क था, तो कहीं न कहीं उनके लिए जब उनकी हत्या हुई तो पूरे भारत में एक बहुत बड़ा समाचार बना। और लेकिन उस घटना से सभी को लगता था कि अब हरशंकर तिवारी जी को खुशी मिलेगी, क्योंकि उनके सबसे बड़े दुश्मन वीरेंद्र प्रताप शाही जी मारे गए। लेकिन सही जानकारी ये होती है कि हरशंकर तिवारी खुद घबरा गए, क्योंकि उनको लगता है कि जब ये शाही को मार सकता है तो किसी दिन मुझे भी मार सकता है। और उनको बहुत खुशी नहीं हुई वीरेंद्र प्रताप शाही के मरने से, क्योंकि अब उनके ऊपर हत्या और उनकी मृत्यु जो है दिखने लग गई थी कि हमारी भी हो सकती है। और श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ रुकता नहीं है। उसके बाद से तो वो तमाम बड़े बड़े व्यापारियों से एक्सटॉर्शन मनी लेता है, अपहरण करता है। लखनऊ में कई बार मौके सामने से लोगों को उठाकर ले जाता है। कई बार पुलिस ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, चाहे वो हजरतगंज के जनपद की घटना हो चाहे कहीं, लेकिन हर जगह से वो बच निकलता है, क्योंकि बहुत फुर्तीबाज आदमी था। लेकिन एक कमजोरी श्री प्रकाश शुक्ला की थी कि वो सुंदर लड़की, मसाज और लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल का बहुत शौकीन था, जो हमेशा इसके लिए अपना इस जीवन को जी रहा होता था। तो ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन जब श्री प्रकाश शुक्ला इनकी हत्या कर देता है, अब हरशंकर तिवारी को धमकी आती है एक दिन कि तिवारी जी, बाबा बोलता था उनको कि बाबा अब तुम्हारे भी जाने की ऊपर तैयारी कर लो,
क्योंकि अब तुम्हारे मृत्यु की बारी है, तुम्हारी हत्या की बारी है और छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। तो हरशंकर तिवारी को लगा कि ये जो है मुझे क्यों मारना चाहता है, और ये जो कहता है वो कर देता है। तो एक दहशत में आ गए हरशंकर तिवारी, और हर कैबिनेट मंत्री होते हुए भी वो पूरी तरह दहशत में रहते थे। और ये बीच बीच में कई बार उनको धमकी देकर के उनका पीछा करता था, और वो अपनी सुरक्षा बढ़ाते जाते थे, लेकिन उनको फिर भी अपने सुरक्षा पे भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक दिन इनके श्री प्रकाश शुक्ला के पिताजी को बैठा लिया अपने पास, उनके सगे संबंधियों के साथ, कि जब भी मैं कहीं यात्रा करूंगा बाहर का, तो आप लोग मेरे साथ रहना, आप लोगों की वजह से मेरी जान बच सकती है, वरना श्री प्रकाश शुक्ला मुझे मार डालेगा। तो श्री प्रकाश शुक्ला उनको बीच बीच में फोन करके बताता था कि चाहे पिताजी को बैठा लो, चाहे किसी को बैठा लो, एक दिन मैं मारूंगा और तुमको जो है रॉकेट लॉन्चर से उड़ाऊंगा। इस तरीके से हरशंकर तिवारी, तो उन्होंने पूछा भी एक टेलीफोन बातचीत में, जब सामने एसटीएफ ने, जब बाद में एसटीएफ बन गया था, तो एसटीएफ ने जब रिकॉर्डिंग किया था, तो उस समय उन्होंने हरशंकर तिवारी कह रहे थे तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, ना हम तुम्हारे किसी ठेके में इन्वॉल्व हैं, ना हम तुम्हारे साथ कहीं कोई दुश्मनी में इन्वॉल्व हैं, हमें क्यों मारना चाहते हो तुम। बोलता नहीं, आपको मारूंगा चाहे जितना भी सुरक्षा कर लो। तो बोले मेरी सुरक्षा तो इसलिए भी होती है कि मुझे कई लोगों से दुश्मनी है। तो उसने बताया भी कि नहीं, जो आपका एक ही दुश्मन था जिसको मैंने मार दिया था, वो था वीरेंद्र प्रताप शाही। अब आपका कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, झूठ मत बोलो, अब सिर्फ मैं आपका दुश्मन हूँ, अब मैं आपको खत्म करूंगा। तो हरशंकर तिवारी की ये घटनाएं जो है, ये सारी चीजें जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही थी। उधर श्री प्रकाश शुक्ला ने साक्षी जी महाराज को भी धमकी दिया कि मैं तुमको खत्म कर डालूंगा, वो भी आ गए थे दिक्कत में। इधर उस टाइम जो है कल्याण सिंह का जलवा था पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, लेकिन उनके भी सुपारी ले लिया जब इसने श्री प्रकाश शुक्ला ने, जैसा कि खबर आया। तो उसमें क्या किया श्री प्रकाश शुक्ला, जब इस तरह की बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करने लगा, तब गवर्नमेंट की चिंता बढ़ी और गवर्नमेंट ने पुलिस के कुछ बड़े जांबाजों को, बड़े बहादुर लोगों को लेकर के एक नए टीम का गठन किया, जिसका नाम पड़ा एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, जो सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने के लिए बनाई गई थी और 6 महीने का टाइम दिया गया था। और इस दौरान अभी टेलीफोन रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं चालू हुआ था, लेकिन एसटीएफ के लिए जरूरी था श्री प्रकाश शुक्ला के लोकेशन और टेप रिकॉर्डिंग उसकी बातचीत का। तो उन्होंने, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी पुलिस में, तो उन्होंने कानपुर की किसी आईआईटीएन की मदद ली और श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर शिकंजा बढ़ाने के लिए उसके टेलीफोन की रिकॉर्डिंग चालू हुई, जो देश में पहली घटना है टेलीफोन रिकॉर्डिंग की। और यहाँ से श्री प्रकाश शुक्ला का खबर मिलने लगा एसटीएफ को, और कि पता चला कि वो दिल्ली से अपने ऑपरेशंस करता है। और एसटीएफ दिल्ली में जाके उस टाइम के तत्कालीन आईपीएस राजेश कुमार पांडे, तत्कालीन आईपीएस अरुण कुमार और इस तरह के कई बड़े पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एसटीएफ जो है 17 लोगों की टीम उसके पीछे पड़ी। और दिल्ली में उसके तमाम गतिविधियों पे नजर रखने की वजह से एक दिन श्री प्रकाश शुक्ला जब निकलता है और अचानक जो है इन लोगों को खबर मिल जाती है और श्री प्रकाश शुक्ला को चारों तरफ से घेर करके वहीं ढेर कर देते हैं एसटीएफ के लोग। और जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला मारा जाता है, फिर से एक बार पूरे दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के समाचारों की सुर्खियां बनता है। और कहीं न कहीं अगर सबसे ज्यादा राहत किसी को मिलती है तो वो मिलती है हरशंकर तिवारी को, क्योंकि हरशंकर तिवारी जी का सबसे ज्यादा टेंशन इसी व्यक्ति ने दे रखा था। और हरशंकर तिवारी तब से एक माननीय विधायक, माननीय मंत्री की जिंदगी गुजारने लगे, तब से उनका जो है अपराध से नाता टूटने लगा, तब से उनके ऊपर तमाम मुकदमे खत्म होने लगे। और इस तरीके से 91 वर्ष की उम्र में हरशंकर तिवारी 2023 को आखिरी सांस लेते हैं और दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। तो हरशंकर तिवारी अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए वो लंबा चले। और वीरेंद्र प्रताप शाही बहुत गुस्से वाले थे, इसलिए राजनीतिक कैरियर में बहुत कम चले। और ये जो श्री प्रकाश शुक्ला था, ये तो बड़ा अधीर, बड़ा जिद्दी और बहुत ज्यादा सेल्फ प्रकृति का था। ये तत्काल सब कुछ पा लेना चाहता था, पूरे देश में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये एसटीएफ की भेंट चढ़ गया और कहीं न कहीं
गोरखपुर में इन माफियाओं का तो अंत हुआ, लेकिन एक घटना मैं जरूर आप लोगों को अब आगे फिर बताऊंगा कि हरशंकर तिवारी जी का सिर्फ गोरखपुर तक ही मामला नहीं था। उनका जौनपुर, गाजीपुर, इन जगहों पे जब वर्चस्व था तो वहां उनके दो व्यक्ति काम कर रहे थे, एक साधु सिंह, एक मंगलू सिंह। ये दोनों हरशंकर तिवारी के आदमी थे और ये उन्हीं के लिए काम करते थे। और साधु सिंह और मंगलू सिंह के साथ मुख्तार अंसारी नामक एक व्यक्ति था, जो उस टाइम कोई बहुत चर्चित आदमी नहीं था, लेकिन वो कहीं न कहीं हरशंकर तिवारी के लिए भी मुख्तार अंसारी काम करने लगे। तो मुख्तार अंसारी बाद में चल करके कितना चर्चित, कुख्यात अपराधी, नेता और कितना वर्चस्व वाला व्यक्ति बना, इसकी कहानी हमारी रिसर्च टीम में लगी हुई है। बहुत जल्दी हम लेके आएंगे वो घटना कि जिसमें आपने मुख्तार अंसारी को